सोशलाइजेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी विषयों के लिए। तो हम कह सकते हैं कि मानव का जब जन्म हुआ था तब उसको ये नहीं पता था कि वो आगे कैसे सभ्य होगा। इट मीन्स समाज में जो जन्मने के उपरांत वो धीमे धीमे आसपास के वातावरण के पास संपर्क में आता है और उस वातावरण से प्रभावित भी होता है। शुरू में तो वह एक जैविक प्राणी मात्र होता है, उसको केवल जैविक प्राणी के रूप में खाना और सोना ही आता था। परंतु धीरे धीरे वो जब समाज के संपर्क में आया तो वो जन्म के समय शिशु के साथ आया, परंतु जब समाज के संपर्क में आया तो वो अपने सामाजिक गुणों को सीखने लगा और एक सामाजिक जीवन के अंदर प्रवेश करने लगा। आरंभ में माता पिता के संपर्क में आके वो मुस्कुराना और पहचानना सीखता है और इसके उपरांत वो धीरे धीरे अपने परिवार के सदस्यों के आदर्श संपर्कों में आकर सामाजिक शिष्टाचारों को भी सीखता है। इसको हम समाजीकरण कह सकते हैं। इसलिए अगर एक बुगार्डिस कहते हैं, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ डेवलपिंग ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बीइंग गाइडेड बाय वेलफेयर बाय अदर्स। इट मीन्स समाजीकरण एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें साथ काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने तथा दूसरों के कल्याण संबंधी आवश्यकताओं की दृष्टि में रखकर कार्य करने की समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। इसी तरीके से एक समाज वैज्ञानिक हुए हैं एम जॉनसन, जिन्होंने कहा था सोशलाइजेशन इज अ लर्निंग दैट एनेबल द लर्नर टू परफॉर्म सोशल रोल्स। इसका मतलब है कि समाजीकरण कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये एक सीख की प्रक्रिया है और जो सीखने वालों की सामाजिक भूमिका का निर्वाह करने का योग्य बनाता है उसे ही हम समाजीकरण कहते हैं। ये सारी परिभाषाएं ये कहती है कि सामाजिक मूल्यों, सामाजिक भूमिकाओं को सीखने की एक प्रक्रिया को हम समाजीकरण कहते हैं। अब सामाजिकरण की प्रक्रिया में 3 पक्ष होते हैं, ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। अगर हम समाज में समाजीकरण का कैरेक्टरिस्टिक या गुण देखना चाहे तो पहली चीज़ होती है कि ये एक सीखने की प्रक्रिया है, सामाजिक सीख की प्रक्रिया है। सामाजिक सीख की प्रक्रिया वो होती है जिसमें व्यक्ति के अंदर जन्मजात गुण नहीं होते, बल्कि वो अपने अनुभवों और प्रयत्नों से समाज की गुणों को सीखता है और समाज से अनुकूलन करके एक विशेष प्रकार का व्यक्तित्व अपने गुणों में बना लेता है। दूसरा होता है कल्चरल लर्निंग प्रोसेस, जिसको हम सामाजिक सीख का प्रवाह, सांस्कृतिक सीख का समावेश कहते हैं। सांस्कृतिक जैसा नाम ही है, कल्चर से बना है और कल्चर का मतलब होता है कि इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, सीखने की एक प्रक्रिया होती है। अब सीखने में हमारे कल्चर से हमारे नियम, मूल्य, विश्वास, प्रथाएं, व्यवहार, रीति रिवाज और भौतिक वस्तुओं के उपभोग तथा मनोवृत्तियों को हम सीखते हैं, जिससे समाज में हम विकसित होकर एक अपना अलग व्यक्तित्व बना सकें। तीसरा होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब वो प्रक्रिया होती है जो आरंभ से अंत तक चलती है और व्यक्ति जब जन्म लेता है और जैसे ही वो जन्म लेता है शुरू से आखिरी तक कुछ ना कुछ वो सीखता चलता है और समाज की आशाओं के अनुरूप विभिन्न प्रकार के व्यवहार करके सीखता है और समाजीकरण को, निरंतरता को स्पष्ट करता रहता है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, आत्म का विकास। आत्म के विकास के संबंध का मतलब है व्यक्ति में एक संतुलित आत्म को विकसित करना। व्यक्ति में एक संतुलित आत्म को विकसित करने का मतलब होता है आत्म हमारी एक मानसिक विशेषता होती है जिसके द्वारा हम दूसरों के विचारों के संदर्भ में अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। मतलब दूसरा व्यक्ति हमें अच्छा, बुरा, सामाजिक या समाज विरोधी है, कैसा वो समझता है, उसी के अनुसार हम अपने बारे में एक खुद की धारणा बना लेते हैं कि हम किस प्रकार से अपने को समाज में प्रस्तुत कर रहे हैं। एक गुण और होता है जिसको हम कहते हैं कि एडेप्टेशन का गुण या अनुकूलन का गुण होता है। अनुकूलन की विशेषता समाजीकरण के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि समाजीकरण की प्रक्रिया में ये जितनी महत्वपूर्ण ढंग से काम करती है उतना कोई भी गुण नहीं करता। जैसे व्यक्ति विभिन्न दशाओं में दूसरे समूहों में अपने को व्यवस्थित कर लेता है और समाज में अनुकूलन बना लेता है।
ये एक रिलेटिव प्रोसेस भी है। रिलेटिव प्रोसेस का मतलब होता है कि सामाजिकरण की प्रकृति एक दूसरे के परे एक तरह की समान नहीं होती, सापेक्षिक होती, मतलब समय और स्थान के अनुसार परिवर्तित होती है। जैसे एक व्यक्ति है, बचपन में हम कुछ परंपराएं, जाति के नियमों के अनुसार लोगों से विशेष तरीके के संबंध रखते हैं, जैसे हमें सिखाया जाता है। लेकिन अगर आज देखा जाए तो आज सभी जातियां और वर्गों के लोग समताकारी व्यवहार को सीखना चाहते हैं और सीखने का प्रयत्न करते हैं। तो मतलब जैसे दूसरा उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हम जैसे एक गांव में रहते हैं और हमने अपनी भारत की संस्कृति को सीखा, परंतु जैसे ही हम शहरों में आते हैं, पश्चिमीकरण का प्रभाव से हम कुछ चीज़ों को सीख लेते हैं। उसको हम एक तरीके की सापेक्षिक प्रक्रिया कहते हैं। अगर हम बात करते हैं समाजीकरण के चरणों की, तो समाजीकरण के बेसिकली तो 4 चरण होते हैं। तो आइए हम उन 4 चरणों की बात करते हैं। हमारा जो पहला चरण होता है उसको हम ओरल स्टेज कहते हैं। ओरल स्टेज का मतलब होता है मौखिक स्टेज। ये स्टेज बच्चे के जन्म से 1 साल से 1.5 साल तक की होती है। इस स्तर में बच्चे को अपने परिवार और दूसरे व्यक्तियों से कोई भी मतलब नहीं होता है। वो केवल अपनी माँ को जानता है। अगर उसको भूख, प्यास या किसी प्रकार का कोई परेशानी है तो वो अपनी माँ के सामने रोकर ही व्यक्त करता है, और अगर वो खुश है तो वो हंस के अपने हाथ पैर को चलाकर व्यक्त करता है। दूसरी स्टेज आती है एनल स्टेज। एनल स्टेज एक शैशव अवस्था होती है। ये अवस्था बच्चे की 3 से 4 साल तक की आयु होती है, और इस अवस्था में बच्चों को सामान्य क्रियाएं करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे उसकी माँ उसको बताती है कि अपने कपड़ों को गंदा ना किया जाए, या और सामाजिक क्रियाएं जैसे स्वयं को साफ रखना कैसे करना है, बच्चे को अगर डांटा गया है तो क्यों डांटा गया है, अगर उसे प्यार कर रहे हैं तो किस कारण प्यार कर रहे हैं। यानी बच्चे में जो प्यार है, डर है, तनाव की भावनाएं हैं, इसी स्टेज में विकसित होनी शुरू हो जाती है। हमारी जो तीसरी स्टेज है जिसको ओडिपल या आइडेंटिफिकेशन की स्टेज कहते हैं, तदात्मीकरण की स्थिति कहते हैं, ये अवस्था बच्चे की 3-4 वर्ष की आयु से लेकर 13 वर्ष की आयु तक होती है। जॉनसन कहते हैं कि तदात्मीकरण का मतलब होता है, या ओडिपस की स्टेज वो होती है जब बच्चा ये आशा करता है कि वो अपनी आयु, अपने लिंग, अपने परिवार के नियमों, उसे दिए जाने वाले प्रशिक्षण के अनुरूप वो व्यवहार करे। बच्चा पड़ोस के व्यक्तियों और स्कूलों के साथियों के संग संपर्क करता है, और वो महसूस करता है कि हमें इस स्टेज में अपने परिवार से बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन ना मिले। जैसे इंटरफेरेंस, पेरेंट्स का इंटरफेरेंस यहीं से फील होना उसको शुरू हो जाता है। चौथी स्टेज होती है अडल्ट स्टेज। ये 14 से 18 वर्ष की आयु की होती है। बहुत सारे समाजशास्त्री कहते हैं कि ये समाज में व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि एक और बच्चे का जहाँ मेंटल, बायोलॉजिकल, सोशल चेंजेस आते हैं, तो दूसरी ओर इसी एज की जो ट्रेनिंग है उसमें उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि आपकी ओडिपस और एडल्ट स्टेज में अगर बच्चा सही निकल गया तो उसको आने वाले भविष्य में अपने व्यक्तित्व के निर्माण में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। और कुछ स्टेजेस होती हैं जिसको हम एडल्टहुड स्टेज कहते हैं। एडल्टहुड स्टेज का मतलब है व्यक्ति बहुत तेज़ी से सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक उसमें चेंज होने लगता है। वो समाज के संपर्क में आता है तो व्यक्ति की विभिन्न स्टेटस एंड रोल भी चेंज होने लगते हैं। इसी तरीके ओल्ड स्टेज है जो वृद्धा अवस्था की स्टेज है। ये अवस्था में व्यक्ति की अंतिम अवस्था होती है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट कहते हैं कि यहाँ समाजीकरण की जो निष्क्रियता है उसका स्तर, या निष्क्रियता का स्तर कह सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो है सामाजिक सीख तथा अनुकरण से बहुत ही कम इफेक्टिव होता है और अपने विचारों और व्यवहारों को बहुत कम फ्लेक्सिबल रखता है। वो मतलब एक रिजिड हो जाता है। आपने देखा होगा ओल्ड एज के लोग बहुत ही रिजिड हो जाते हैं।
अब अगर हम समाजीकरण की एजेंसीज एंड मीन्स की बात करते हैं, तो हमारी एजेंसीज में जो एजेंसी और मीन्स का मतलब होता है वो साधन कहाँ से आता है जहाँ से हम समाजीकरण को सीखते हैं। तो हमारा जो पहला साधन होता है उसको हम परिवार कहते हैं। परिवार एक तरीके से प्राइमरी रिलेशन का एक कंटेंट है, और बच्चा जो है परिवार से जीवन भर प्रभावित होता है और अत्यधिक स्थायी और आंतरिक होता है, क्योंकि बच्चा शुरू से अपने माता पिता, भाई बहनों और अन्य सदस्यों के व्यवहारों से हमेशा इन्फ्लुएंस होता है, और सदस्यों के पारस्परिक प्रेम, स्नेह, मार्गदर्शन उनको क्या कह रहा है, किससे वो प्रभावित हो रहे हैं, भविष्य में यही परिवार ही से उनका व्यक्तित्व और संस्कार बनता है। दूसरा आता है प्ले ग्रुप, क्रीड़ा समूह। परिवार के बाद अगर कहीं समाजीकरण होता है तो बच्चे का क्रीड़ा समूह में होता है। उसका कारण है कि बच्चे अपने आयु के बच्चों के साथ मिलकर एक साथ अपनी इच्छाओं की या अपनी इंटरेस्ट को शेयर भी करते हैं। जैसे खेल में जीतना हारना दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, दूसरों पर शासन करना, नेतृत्व करना, और कभी कभी तो ये लगता है कि परिस्थिति के अनुसार स्वयं भी वैसा ही अनुसरण करने लगते हैं। फिर आता है पड़ोस, नेबरहुड। बच्चे के समाजीकरण में अगर प्ले ग्रुप और फैमिली जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही बड़ा प्रभाव पड़ोस का भी पड़ता है, क्योंकि पड़ोस में दूसरे व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं बच्चे शीघ्र ही उसको अडेप्ट करते हैं और उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। फिर आता है स्कूल। अगर फैमिली में मदर पहली टीचर होती है और फैमिली पहला स्कूल होता है, तो स्कूल जब बच्चा बड़ा होता है तो वो दूसरी फैमिली उसकी बन जाती है, क्योंकि परिवार और पड़ोस के बाद तो महाविद्यालय या विद्यालय जिसमें जब प्रवेश करता है तो वहाँ केवल आस पड़ोस के ही लोग नहीं बल्कि शिक्षक और कुछ अच्छे स्टूडेंट भी मॉडल बन जाते हैं, जो कि सोसाइटी में सोशलाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि बच्चा इसी की अडेप्टेबिलिटी में अधिक विकसित होता है और परिवार के सदस्य, उसके फ्रेंड्स, उसके पड़ोस के व्यक्ति और उससे नवीन व्यवहार की आशा करते हैं। हमने देखा होगा जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो फैमिली और फ्रेंड्स कहते हैं कि बच्चे में कुछ चेंजेस आया है। जी हाँ, स्कूल एक ऐसा माध्यम होता है जो सोशलाइजेशन में बच्चे के व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा चेंज लाता है। इसी तरीके अगर किनशिप ग्रुप लिया जाए, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, जैसे फैमिली में हमारे फादर की संस्कृति में जहाँ बचपन से बच्चे ने अनुकूलन किया है, और उसी तरीके से अगर मदर की फैमिली में हम जाते हैं, बहुत लंबे समय तक अगर हम पेरेंट्स के साथ रहे हैं और अचानक अपनी मदर मतलब नानी की तरफ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत हम चेंज देखने को मिलता है और एक अजीब सा लगता है। बहुत ही सिंपल सा है, एक लड़की का जब विवाह होता है तो उसको ससुराल पक्ष में अडेप्ट करती है, वो वहाँ का सोसाइटी से कुछ चीज़ों का अनुकरण, क्या बहुत सारी चीज़ों का अनुकरण करके उसका सोशलाइजेशन होता है। कुछ रिलीजियस ग्रुप भी हैं, जैसे मेलेनोव्स्की कहते हैं कि विश्व में मनुष्य का कोई भी समूह धर्म के बिना नहीं रह सकता, चाहे वो कितना ही जंगली क्यों ना हो। मतलब धार्मिक समूह भी प्राथमिक समूह के ही की तरह एक उदाहरण है, क्योंकि ये अनौपचारिक संबंधों को बढ़ावा भी देते हैं और मानवीय गुणों में, जो मनुष्यों में जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी वृद्धि भी करते हैं। इसी तरीके कुछ सेकेंडरी ग्रुप्स हैं, जैसे आर्थिक समूह है। आर्थिक समूह में हमारी कंपटीशन होता है, सहयोग होता है, समायोजन की स्पर्धा पाई जाती है। ये समूह व्यक्ति को अपने को बताते हैं कि हमें कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ सांस्कृतिक ग्रुप भी होते हैं जिसको हम सोशल ग्रुप भी कहते हैं। सोशल ग्रुप में हमारी कास्ट, क्लासेस, रेसेस भी आती हैं, जो व्यक्ति को जीवन से ही प्रारंभ में ये बताता रहता है कि आप किस जाति में हैं, किस व्यक्ति के सामाजिक संपर्क में हैं, किस में नहीं हैं। और समूह ये बताता भी रहता है कि कौन सा किस नियमों का पालन करें। यानी समाजीकरण की प्रक्रिया में इनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आता है कल्चरल ग्रुप। कल्चरल ग्रुप का मतलब होता है संस्कृति का प्रतिरूप। मतलब व्यक्ति जो है, एक उसकी जो इमेज बनती है, वो जो सीखता है समाज में, वो उसको एक शीशे के रूप में दिखता है, यानी अपना अक्स जैसा दिखता है वो वैसा ही समाज में सीखता है।
जैसे विभिन्न संस्कृतियां समूह ही व्यक्ति को अपने समूह में क्या वेशभूषा पहननी चाहिए, कौन सी कला अपनानी चाहिए, कौन सी परंपराएं होनी चाहिए और कौन सी जीवन विधि है, उससे सांस्कृतिक समूह परिचित कराता है। कोई भी व्यक्ति इन सांस्कृतिक विशेषताओं और आदर्शों के बिना एक सफल व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सकते। मतलब हम ये कह सकते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया अनेक समूहों और संस्थाओं के द्वारा तो प्रभावित होती है, ये जीवन के आरंभिक काल से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करती है। थैंक यू।